अगर हम किसी कंटेनर में हाइड्रोजन रखकर उसके थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कराते हैं या फिर इसे किसी भी टाइप की एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो इसके जो एटम्स हैं वो एमिट करते हैं कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तभी इसके स्पेक्ट्रम में हमें देखने को मिलती हैं कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की लाइंस, और इसी तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है ये हाइड्रोजन के एटम के थ्रू बन रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी बेसिस पे इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, इट इज अ टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज एमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट रिटर्न्स फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि सिंपली जब हम एक हाइड्रोजन एटम को किसी भी टाइप की एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर उसे ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है जो उसने एब्जॉर्ब किया था। और उन्हीं सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे ही हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझे बात को? तो चलो अब ये तो समझ आ गया कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कवर किसने किया था। तो इन लाइंस को डिस्कवर किया था एक स्विस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था जोहान जैकब बामर। इसलिए हम इन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन के कलेक्शन को बामर सीरीज भी बोलते हैं। और इन्होंने इन लाइंस को डिस्कवर करने के साथ साथ एक ऐसा फॉर्मूला भी दिया था जिसके थ्रू हम इन लाइंस के वेव नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि वेव नंबर क्या होता है तो वो बस इतना समझ लें कि द वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। यानी कि सिंपली बताऊं तो 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम उसका वेव नंबर बोलेंगे। और ये वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस रेडिएशन के वेवलेंथ से। ठीक है, समझे बात को? तो अब जो फॉर्मूला बामर साहब ने दिया था वो था 1,09,677 multiplied by 1 divided by 2 square minus 1 divided by n square per centimeter। तो अब यहाँ पर इसमें जो n की वैल्यू होगी वो होगी 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। बट यहाँ पर अब ये सवाल आता है कि ये जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं n के जगह पे, ये हम कौन से कंडीशन में किस नंबर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम n के जगह पे 3 को तब यूज करेंगे जब हमें इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ निकालना हो, और n के जगह पे 4 को तब यूज करेंगे जब हमें इस सेकेंड लाइन का वेवलेंथ निकालना हो, 5 को तब यूज करेंगे जब इस थर्ड लाइन का निकालना हो, 6 को तब यूज करेंगे जब इस फोर्थ लाइन का निकालना हो, एंड सो ऑन। और जब इसके वैल्यूज को पुट करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इनके वेवलेंथ्स का रेसिप्रोकल होगा। यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर। इसलिए हम यहाँ पर इस वेव नंबर के सिंबल के जगह द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यानी कि 1/λ भी लिख सकते हैं। तो अब आगे चलकर और भी अलग अलग साइंटिस्ट ने इस तरह के और भी अलग अलग सीरीज को खोज निकाला। जैसे कि लीमन ने एक सीरीज निकाला था जो कि अल्ट्रा वॉयलेट रेंज में आता था और इसे कहा गया था लीमन सीरीज। और इसी तरह से इंफ्रारेड रेंज में भी साइंटिस्ट ने बहुत सारे सीरीज को डिस्कवर किया था। जैसे कि पाशन ने डिस्कवर किया था पाशन सीरीज को, ब्रैकेट ने डिस्कवर किया ब्रैकेट सीरीज को, और भी इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट सीरीज को डिस्कवर किया था। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो अब सबसे लास्ट में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोहानस रॉबर्ट रिडबर्ग। अब आप इसे रिडबर्ग की जगह रिडबेर्ज भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट किया था जो कि इन सारे सीरीज के लाइंस पे अप्लाई हो सकता था उनके वेव नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो बामर ने जो फॉर्मूला दिया था वो बस विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि बस बामर सीरीज के ही लाइंस का वेव नंबर फाइंड आउट कर सकता था। बट वहीं रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था उसका यूज करके हम बामर सीरीज के साथ साथ जो बाकी के अलग अलग सीरीज बन रहे हैं जो कि हैं लीमन सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और भी बहुत सारे सीरीज यहाँ के जो कि डिस्कवर हुए थे, उन सारे सीरीज के लाइंस का वेव नंबर भी हम इस रिडबर्ग के फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते थे। अभी जो फॉर्मूला था ये था
वेव नंबर यानी कि 1/λ इक्वल टू 1,09,677 जो कि सेम नंबर है जो कि हमें बामर के फॉर्मूला में देखने को मिला था, उसमें मल्टीप्लाइड बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये था रिडबर्ग का फॉर्मूला। तो अब हमें फॉर्मूला तो मिल गया, बट यहाँ पर इस n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर जो n1 है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये कौन से सीरीज से बिलोंग करती हैं, यानी कि जिन लाइंस का हमें वेव नंबर फाइंड आउट करना है अगर वो लीमन सीरीज से बिलोंग करती हैं तो इस n1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। और इसी तरह से अगर हमें बामर सीरीज में से किसी लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करना है तो क्योंकि ये बामर सीरीज सेकंड नंबर पे आता है इसलिए इस कंडीशन में n1 की वैल्यू होगी 2। और सिमिलरली पार्शियल सीरीज के लिए वैल्यू होगी 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए 4, उसके बाद जो सीरीज आएगी उसके लिए 5, उसके बाद जो सीरीज आएगी उसके लिए 6 एंड सो ऑन। और अब वही दूसरी तरफ जो n2 है वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो कौन सी सीरीज की कौन सी लाइन है। अब यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हम n2 की वैल्यू को पुट करते हैं वो करेंगे हम n1 प्लस 1 के फॉर्म में, समझे? वो करेंगे हम n1 प्लस 1 के फॉर्म में, यानी कि n1 में ही हम 1 जोड़ देंगे तो वो n2 की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब बता रहा हूं कैसे आना स्टार्ट होगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस बामर सीरीज के इस थर्ड लाइन का वेव नंबर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, राइट? फिर n1 की वैल्यू डालेंगे जो कि होगी 2, क्योंकि जो बामर सीरीज है वो सेकेंड नंबर पर आता है इसलिए यहाँ पर हम 2 डालेंगे। अब जो n2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैंने क्या बताया था, वो होगी n1 प्लस 1। अब हमने n1 की वैल्यू डाली थी 2 तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। बट ये जो 3 है ये इस सीरीज के फर्स्ट लाइन की वैल्यू है। ध्यान से सुनना, ये इस सीरीज के फर्स्ट लाइन की वैल्यू है। अब अगर हमें और आगे के लाइंस की भी वैल्यू चाहिए तो हम सिंपली 1 और ऐड करते जाएंगे हम जितने भी लाइंस आगे बढ़ेंगे। इट मीन्स कि इस सेकेंड लाइन की जो वैल्यू होगी वो होगी 4, फिर थर्ड लाइन की होगी 5। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम n2 की जगह 5 पुट करेंगे, फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो इस बामर सीरीज के थर्ड लाइन का वेव नंबर हमें मिल जाएगा। और ये जो वेव नंबर हमें मिलेगा इस थर्ड लाइन का, ये इस थर्ड लाइन के वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होगा, समझे? और इसी तरह से हम बाकी सारे सीरीज और उनके लाइंस की वैल्यूज पुट करके उनका वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए अब लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि एक बामर सीरीज ही ऐसा सीरीज है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन में आता है, यानी कि बस इसी बामर सीरीज को ही हम अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है कि ये जो वैल्यू है 1,09,677 पर सेंटीमीटर जो कि बामर और रिडबर्ग दोनों के फॉर्मूलाज में यूज हुआ है, इस वैल्यू को हम बोलेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब जो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है वो है कि जो बामर और रिडबर्ग थे उन्होंने प्रॉपर फॉर्मूलाज तो दिए थे बट कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था इस लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में। बट फिर आगे जाके एक मॉडल आया जो कि था बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको यूज करके इन लाइन स्पेक्ट्रम का भी एक्सप्लेनेशन हमें मिल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे।